अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मिस्टर प्लीडर। आज हम इस लैंड एक्विजिशन सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था कि लैंड एक्विजिशन क्या होता है और लैंड एक्विजिशन का पर्पस क्या होता है। उसके साथ साथ लैंड एक्विजिशन के कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस भी कवर किए थे। आज इस पार्ट नंबर 2 में हम कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्शंस कवर करेंगे। आज का जो हमारा पहला सेक्शन है वो सेक्शन 5 है, जो कहता है नोटिफिकेशन दैट पार्टिकुलर लैंड इज़ नीडेड फॉर अ पब्लिक पर्पस और फॉर अ कंपनी। सिंपल बात है कि जब कलेक्टर अपना सर्वे पूरा करता है, जो हमने पढ़ा था कि एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जिसको कलेक्टर बोला जाता है। उस कलेक्टर के कुछ पावर्स होते हैं और वो सर्वे भी करता है जहाँ पे उनको पब्लिक पर्पस के लिए प्रोजेक्ट लगाना है, तो वहाँ की ज़मीनें चेक करने के लिए इधर उधर जो है वो सर्वे भी करता है। जब उनको कोई पार्टिकुलर लैंड, कोई स्पेसिफिक, कोई मखसूस ज़मीन जो है वो पसंद आ जाती है कि ये हमारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट के लिए सुइटेबल है, तो उसके बाद एक नई जो है वो नोटिफिकेशन पब्लिश करते हैं ऑफिशियल गेजेट में, जिसको बोला जाता है नोटिफिकेशन दैट द पर्टिकुलर लैंड इज़ नीडेड फॉर द पब्लिक पर्पस। यानी ये कहते हैं कि इस एरिया का ये वाला जो हिस्सा है वो हमें इस पब्लिक पर्पस के प्रोजेक्ट के लिए जो है वो चाहिए, रिक्वायर्ड है और हम ये जो है वो लेंगे। तो ये सेक्शन 5 में सिंपली ये बताया गया है और वो नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वो पब्लिश किया जाता है। उसके बाद है सेक्शन 5A, जिसमें कहता है ऑब्जेक्शन। अब ये किस चीज़ के ऑब्जेक्शंस होते हैं? जो कलेक्टर ने सर्वे किया, सर्वे के दौरान जो लोगों की प्रॉपर्टीज़ को जो डैमेजेस आते हैं, नुकसानात होते हैं, उस डैमेजेस की जो कंपनसेशन दी जाती है, उसके उसके लिए जो भी ऑब्जेक्शंस होती हैं, ये सेक्शन उससे रिलेटेड है। कहता है हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शन, यानी ऑब्जेक्शन को सुनना। एनी पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन द लैंड may object on compensation. Objection should be written and addressed to collector. यानी ये कहता है कि जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, यानी जिनकी ज़मीन है या उस ज़मीन से जिसका लिंक है, तो वो अगर ऑब्जेक्ट करता है तो वो रिटन फॉर्म में होने चाहिए और वो कलेक्टर को जो है वो बताने चाहिए कि आपके सर्वे के दौरान जो हमारे नुकसानात हुए हैं, जो डैमेजेस आए हैं, आपने हमें कम पैसे दिए, कम कम जो है वो कंपनसेशन दी है। तो ये है सेक्शन 5A। आखिर में ये कहता है कि हियरिंग अपॉर्चुनिटी, यानी कलेक्टर जो है वो शैल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जेक्टर फॉर द हियरिंग डिस्प्यूट सब्जेक्ट। यानी जो भी डिस्प्यूट सब्जेक्ट वहाँ पे कंपनसेशन से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है, उसको जो है वो कलेक्टर उनको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि आपका जो भी इशू है वो मुझे आके रिटन फॉर्म में या मुझे आके ऑफिस में बता दें ताकि इसका हल निकले। तो ये है सेक्शन 5A ऑब्जेक्शन। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो कहता है डिक्लेरेशन दैट लैंड इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ पब्लिक पर्पस। यानी जब ये सारे काम हो जाते हैं, सर्वे हो जाता है, फिर उसके बाद सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि हमें ये वाला हिस्सा जो है वो नीडेड है, ये हमें चाहिए अपने पब्लिक पर्पस वाला जो प्रोजेक्ट है उसके लिए। उसके बाद सेक्शन 6 में ये कहता है कि उसको डिक्लेयर करना होता है, उनको बताना होता है कि जी बिल्कुल हम सेटिस्फाई हैं और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाली जो ज़मीन है, वो हम इस पब्लिक पर्पस के लिए यूटिलाइज़ करेंगे। आगे कहता है व्हेन गवर्नमेंट इज़ सेटिस्फाइड दैट ऑल फॉर्मेलिटीज़ हैव बीन कंप्लीटेड इन द रेस्पेक्ट ऑफ अक्वायर द लैंड। यानी लैंड को अक्वायर करने के लिए जो सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो गई हैं, इट शैल बी नोटिफाई द डिक्लेरेशन अंडर द सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज्ड ऑफिसर। और ऑथोराइज ऑफिसर जो होता है इसके अंडर जो है वो सिग्नेचर करके उसको डिक्लेयर किया जाता है कि हमें ये वाली ज़मीन रिक्वायर्ड है और ये हम लेंगे। तो इसको बोला जाता है डिक्लेरेशन दैट लैंड इज़ रिक्वायर्ड, और उसको डिक्लेयर किया जाता है। और उसमें कुछ कंडीशंस जो है वो बताई गई हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? नंबर 1 है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। यानी ये डिक्लेयर तब तक नहीं कर सकते, यानी वो ऐसे जो दोबारा जो है वो उसको नहीं कह सकते कि हमें ये जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं, हमें ये ज़मीन चाहिए और ये हम लेंगे। ये तब तक नहीं कर सकते जब तक जो सर्वे के दौरान उनके जो डैमेजेस आए हैं वो पेमेंट, उन्होंने कंपनसेशन वाला जो अमाउंट है वो पेमेंट नहीं कर दिया, तब तक उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते कि हमने ये ज़मीन इनसे जो है वो लेनी है। उसके बाद एक और एक्सेप्शन है, इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन। वो कहता है द टाइम लिमिट फॉर डिक्लेरेशन
टाइम लिमिट फॉर डिक्लेरेशन इज 6 months आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन फॉर द एक्यूजेशन ऑफ लैंड। यानी जब वो ये डिक्लेरेशन वाली जो पब्लिकेशन करते हैं कि हमें ये वाली ज़मीन जो है वो अक्वायर करनी है, नीडेड है, रिक्वायर्ड है, 6 महीने जो है वो उनको टाइम होता है। 6 महीने के बाद भी अगर वो आगे प्रोसेस को नहीं बढ़ाते तो ये जो है वो डिक्लेरेशन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो है वो लोगों की ये जो होती है ना, ये अक्वायर की जाती है, तो वो चाहें तो उनको ज़मीन दे दें, चाहें तो उनको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि ये जो अक्वायर की जाती है इनसे जो है वो पूछा नहीं जाता कि आप देंगे या नहीं देंगे। तो उसके बाद जब डिक्लेरेशन की नोटिफिकेशन जारी की जाती है उसके बाद 6 महीने तक उनको टाइम होता है गवर्नमेंट को कि उनकी ज़मीन पैसे दे के ली जाए। अगर वो 6 महीने तक उनसे नहीं लेते वो ज़मीन, तो उसके बाद उनका राइट ख़त्म हो जाता है। वो जो इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं यानी जो ऑनर्स होते हैं लैंड के, वो चाहे तो उनको ज़मीन दें, चाहे तो उनको रिजेक्ट कर दें। तो ये टाइम लिमिट फॉर डिक्लेरेशन जो है वो बताई गई है सेक्शन 6 में। उसके बाद सेक्शन जो है वो 7 है, जो कहता है आफ्टर डिक्लेरेशन कलेक्टर टू टेक ऑर्डर फॉर एक्यूजेशन। यानी जब डिक्लेयर कर देता है कि हमें जो है वो ये रिक्वायर्ड है ज़मीन, हमने ये सर्वे कंप्लीट कर दिया है, सारी कंपनसेशन वगैरह दे दी है, जो डैमेजेस की कंपनसेशन थी वो दे दी है, उसके बाद कलेक्टर जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो एक जो लेटर लिखता है कि हमें जो है वो आगे ऑर्डर के लिए जो है इजाज़त दी जाए, ताकि हम इनकी ज़मीन को देखें कि कितनी किसकी ली गई है और उनका कितना वैल्यू है और किसको कितने पैसे देने हैं, तो उनको जो है पैसे जो है वो दिए जाएं। तो ये उसके लिए एक ऑर्डर जो है वो लिया जाता है, जिसको सेक्शन 7 में बताया गया है कि आफ्टर डिक्लेरेशन कलेक्टर टू टेक ऑर्डर फॉर एक्यूजेशन। और जो कलेक्टर होता है वो एक्यूजेशन के लिए एक ऑर्डर लेता है, ताकि ये सारी जो इनकी इंटेंशन है वहाँ पे यूटिलाइज हो सके इस पब्लिक पर्पस के लिए। उसके बाद लास्ट हमारा इस पार्ट का जो सेक्शन है वो सेक्शन 8 है, जो कहता है लैंड टू बी मार्क्ड आउट, मयर्ड एंड प्लान्ड। उसके बाद जब ये ऑर्डर ले लेता है कलेक्टर गवर्नमेंट से कि हम इनसे जो है वो ज़मीन ले रहे हैं, नाप रहे हैं कि किसकी कितनी आई है और पैसे किसको क्या इस वैल्यू के हिसाब से कितने देने हैं, तो उसके बाद सेक्शन 8 में बताया गया है कि ज़मीन को जो है वो मार्क आउट किया जाता है, मार्क करते हैं, उसके बाद मैयर करते हैं और प्लान करते हैं। तो सिंपल यही सेक्शन 8 में किया जाता है कि मार्किंग, मैयरिंग एंड प्लानिंग। कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू मार्क आउट द लैंड, ही शल आल्सो मैयर द लैंड एंड शल मेक प्लान। यानी ऐसे नहीं कर सकता कि किसी की ज़्यादा जो है वो ले ली और उसको कम बता दिया गया, किसी से जो है वो ज़मीन ज़्यादा ली गई उसको कम पैसे दिए गए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस सेक्शन में देखी जाती हैं, जिसमें लैंड मार्क भी की जाती है, मैयर भी की जाती है और सारी अपने प्रोजेक्ट की जो है वो प्लानिंग की जाती है। तो ये था आज हमारा जो है वो पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शंस कवर किए। आई होप कि ये आपको जो है वो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।